प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे गौरव ग्रंथों की व्याख्या की समस्याएं, लेक्चर नंबर 24। डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दें। हमने आपको गौरव ग्रंथ किसे कहते हैं ये समझा दिया है, गौरव ग्रंथों की क्या उपयोगिता है ये भी समझा दिया है। ठीक है बेटा, आज हम चर्चा करेंगे कि जो गौरव ग्रंथ हैं, इन गौरव ग्रंथों की व्याख्या करने में क्या क्या समस्याएं आती हैं। मतलब गौरव ग्रंथों को जब हम पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, तो हमारे सामने क्या क्या समस्याएं आती हैं, इन समस्याओं को जानना भी ज़रूरी है। तो आप सबसे पहले टॉपिक का नाम नोट करेंगे, गौरव ग्रंथों की व्याख्या की समस्याएं या गौरव ग्रंथ की व्याख्या की समस्याएं। अब आप ये कहेंगे सर हम यही नहीं समझे गौरव ग्रंथ ही क्या है, तो मैंने समझा दिया आपको। लेक्चर नंबर जो है 22 के अंतर्गत मैंने ये बात समझा दी है ना। जैसे प्लेटो की रिपब्लिक है, अरस्तु की पॉलिटिक्स है, ये सब गौरव ग्रंथ हैं, अमर कृति हैं, कालजयी कृति हैं। ठीक है बेटा। हाँ, ये बात सही है कि जैसे धर्म ग्रंथों के अंतर्गत कोई बातें जो होती है, तो धर्म ग्रंथों की बात अकाट्य होती है, उसको काटा नहीं जा सकता है, प्रमाणित होता है। लेकिन जो ये गौरव ग्रंथ हैं, इनकी जो बातें हैं, इनमें जो लिखा गया है वो धर्म ग्रंथों की तरह प्रामाणिक और अकाट्य नहीं होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बेटा, गौरव ग्रंथ की व्याख्या की क्या समस्याएं हैं। अब यहाँ पर गौरव ग्रंथों की व्याख्या की हमने मुख्यतया 2 बिंदु तैयार किए हैं। इन 2 बिंदुओं के आधार पर आप गौरव ग्रंथ की व्याख्या में क्या समस्याएं आती है इसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। भले ही प्लेटो की रिपब्लिक हो, अरस्तु की पॉलिटिक्स हो, हम कहेंगे एक्विनास, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो, बेंथम, कार्ल मार्क्स, हीगल, ग्रीन, है ना, दुनिया भर के राजनीतिक विचारक हैं। तो इन राजनीतिक विचारकों ने जो अपनी रचनाएं लिखी हैं, इन रचनाओं को ही गौरव ग्रंथ कहा जाता है। और इन गौरव ग्रंथों में जो भी लिखा गया है, जो भी सिद्धांत दिए गए, जो भी विचार दिए गए, इनकी व्याख्या करने में क्या समस्या आती है, इनका अध्ययन करने में क्या समस्या आती है, ये बात हमें जानना जरूरी है। जब तक इस बात को आप नहीं समझेंगे तब तक आप पश्चिमी राजनीतिक विचारकों के विचारों को नहीं समझ पाएंगे, भारतीय राजनीतिक विचारकों के विचारों को नहीं समझ पाएंगे। ये आप नोट कर लेंगे बात। चलिए बेटा, मैंने आपके लिए यहाँ फर्स्ट क्लास डायग्राम बनाया है। इन डायग्राम की मदद से आप गौरव ग्रंथ की व्याख्या की समस्याओं को आसानी से समझ सकते हैं। हमने यहाँ पर केवल 2 पार्ट बनाए हैं। इन 2 पार्टों के आधार पर गौरव ग्रंथों का अध्ययन करने में, गौरव ग्रंथों की व्याख्या करने में जो समस्याएं आती हैं वो सारी की सारी आपके समझ में आ जाएंगी। ज़रा देखिएगा हम किस रूप में समझा रहे हैं। चलिए बेटा, सबसे पहले हमने डायग्राम बनाया है क्या कि बेटा जो गौरव ग्रंथ होते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन अर्थ फिर दोहरा रहा हूँ मैं। गौरव ग्रंथ जो होते हैं किसे कहा जाता है? गौरव ग्रंथ ऐसे ग्रंथ होते हैं जिनकी उपयोगिता देश और काल की सीमाओं से परे होती है और जो संपूर्ण मानवता के लिए महत्व के होते हैं, संपूर्ण मानव जाति के लिए महत्व के होते हैं, संपूर्ण मानव जाति के लिए उपयोगी होते हैं ये गौरव ग्रंथ। जैसे प्लेटो की रिपब्लिक है, अरस्तु की पॉलिटिक्स है। तो आप बताइएगा, प्लेटो की रिपब्लिक आज भी किसी न किस रूप में प्रासंगिक है, अरस्तु की पॉलिटिक्स आज भी किसी न किस रूप में उपयोगी है। तो इस रूप में समझना है हमें। तो गौरव ग्रंथों के अंतर्गत जो कुछ भी लिखा गया है, जैसे प्लेटो की रिपब्लिक में, अरस्तु की पॉलिटिक्स में लास्की का ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स है, राजनीति का व्याकरण है, मैकियावेली का द प्रिंस है, दुनिया भर के राजनीतिक विचारक है। तो इन ग्रंथों में क्या है? राजनीतिक सिद्धांतों की विवेचना प्राप्त होती है। मतलब राजनीतिक सिद्धांतों की विवेचना आपको इन ग्रंथों में मिलेगी। कौन से ग्रंथों में? गौरवमयी ग्रंथों में। गौरव ग्रंथ जैसे प्लेटो की रिपब्लिक, अरस्तु की पॉलिटिक्स, है ना। इस तरीके से आप एक्विनास, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो, हीगल, है ना, ग्रीन, कार्ल मार्क्स, लास्की, दुनिया भर के राजनीतिक विचारक है। तो इन्होंने जो रचनाएं लिखी हैं उन सब के बारे में कहा जा रहा है कि राजनीतिक सिद्धांत की विवेचना इन ग्रंथों से हमें प्राप्त होती है। जब राजनीतिक सिद्धांत की विवेचना हमें प्राप्त होती है तो इससे फ़ायदा क्या होता है? इससे ये होगा कि राजनीति के अध्ययन में ये उपयोगी होते हैं। मतलब जो ये गौरवमयी ग्रंथ होते हैं, जो ये गौरव ग्रंथ हैं, जो ये अमर कृति हैं, जैसे प्लेटो की रिपब्लिक, अरस्तु की पॉलिटिक्स, तो ये क्या है कि राजनीति के अध्ययन में इनका उपयोग किया जाता है। मतलब राजनीति के अध्ययन में इन गौरव ग्रंथों का उपयोग किया जाता है। आज भी राजनीति के अध्ययन में प्लेटो की रिपब्लिक, अरस्तु की पॉलिटिक्स, मैकियावेली का द प्रिंस, हॉब्स, लॉक, रूसो, हीगल, ग्रीन, कार्ल मार्क्स, लास्की, इन सब की रचनाओं का किसी न किसी रूप में राजनीति को समझने के लिए अध्ययन किया जाता है। ठीक है बेटा, तो नोट करेंगे राजनीति के अध्ययन में इन गौरव ग्रंथों का उपयोग है, या राजनीति के अध्ययन में इनका उपयोग किया जाता है, या राजनीति के अध्ययन में
गौरव ग्रंथों के अंतर्गत जो सिद्धांत दिए गए हैं, जो विचार दिए गए हैं, उनका आज भी उपयोग किया जाता है। किस में? राजनीति के अध्ययन में, राजनीति को समझने में। फिर मैंने लिखा है कि जो ये गौरव ग्रंथ होते हैं वो देश काल, क्या लिखा है बेटा मैंने यहाँ? मतलब देश काल की सीमाओं से परे होते हैं। मतलब जो ये गौरव ग्रंथ होते हैं इनमें जो बातें लिखी जाती हैं, जैसे कि प्लेटो ने अपनी रिपब्लिक में लिखा है, अरस्तु ने अपनी पॉलिटिक्स में लिखा है, मैकियावेली इन द प्रिंस में लिखा है ना, तो डेफिनेटली ये देश और काल की सीमाओं से परे हैं। मतलब इनमें जो लिखा जाता है कुछ चिरंतन सत्य भी होता है, शाश्वत सत्य भी बातें होती हैं, शाश्वत सत्य की बातें होती हैं जो कि देश और काल की सीमाओं से परे होते हैं, किसी भी देश में और किसी भी जो है काल में इनको अपनाया जा सकता है। इसी के साथ में ये संपूर्ण मानव जाति के महत्व की वस्तु है। कौन? गौरव ग्रंथ। जैसे प्लेटो की रिपब्लिक, अरस्तु की पॉलिटिक्स है, तो क्या ये केवल यूनान के लिए ही उपयोगी है? नहीं, पूरी मानव जाति के लिए आज भी उपयोगी हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। गौरव ग्रंथों की व्याख्या की क्या समस्याएं हैं, तो इसकी पृष्ठभूमि तैयार करें। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा बेटा, क्या कि जो ये गौरव ग्रंथ की व्याख्या की समस्या आती है, तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि मानव स्वभाव, मानव समाज और राजनीति के बारे में जितने भी गौरव ग्रंथ हैं, इन गौरव ग्रंथों को लिखने वाले जो विद्वान हैं, जैसे प्लेटो की रिपब्लिक है, अरस्तु की पॉलिटिक्स है, तो पॉलिटिक्स को अरस्तु ने लिखा है, रिपब्लिक को प्लेटो ने लिखा है। तो मानव स्वभाव, मानव समाज और राजनीति के बारे में इन गौरव ग्रंथों में विभिन्न व्याख्याएं दी जाती हैं। मानव स्वभाव की बात आती है तो आप देखिएगा, होब्स ने कहा मानव स्वभाव से स्वार्थी है, दोनों लोगों ने कहा कि मानव स्वभाव से परोपकारी है ना, और रूसो ने क्या कहा कि मानव स्वभाव से बड़ा भोला वाला है, आदर्श बर्बर है। अब आप देखिएगा स्वामी है, तो डेफिनेटली अगर मैकियावेली की बात की जाए तो उसने भी कहा कि मानव स्वभाव से बड़ा स्वार्थी है ना। अगर प्लेटो और अरस्तु की बात की जाए तो इन्होंने मानव को स्वभाव से स्वार्थी नहीं बतलाया है, नैतिक प्राणी बतलाया। तो निश्चितता के साथ ये कहा जा सकता है कि गौरव ग्रंथों के अंतर्गत जो कुछ लिखा गया है तो इसकी विभिन्न व्याख्याएं दी गई हैं। मतलब मानव स्वभाव के बारे में अलग अलग विचारकों ने अलग अलग बात कही है, मानव समाज के बारे में अलग अलग विचारकों ने अलग अलग बात कही है, राजनीति के बारे में भी विभिन्न प्रकार की व्याख्याएं दी गई हैं अलग अलग विद्वानों के द्वारा। भाई प्लेटो ने कुछ कहा है, अरस्तु ने कुछ कहा है, हॉब्स ने कुछ कहा है, मैकियावेली ने कुछ कहा है, लॉक, रूसो, बेंथम है ना, इन्होंने अपने अलग अलग जो है विचार दिए। तो इसका मतलब ये होगा कि मानव स्वभाव, मानव समाज और राजनीति के बारे में विभिन्न व्याख्याएँ दी जाती है। अब जब विभिन्न व्याख्याएँ दी जाती है तो ऐसी स्थिति में विभिन्न व्याख्याओं के परिणाम स्वरूप ही राजनीतिक सिद्धांत का जन्म होता है। विभिन्न व्याख्याओं के परिणाम स्वरूप क्या होता है? राजनीतिक सिद्धांत का जन्म होता है। अब यहाँ जब राजनीतिक सिद्धांत का जन्म होता है तो यहाँ अगली जो बात आएगी वो इसी से बना देंगे डायग्राम, क्या कि जो राजनीतिक सिद्धांत का जन्म होता है, जो राजनीतिक सिद्धांत इन्होंने दिए हैं जैसे कि प्लेटो, अरस्तु, एक्विनास, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो ने, तो ये कोई प्रामाणिक मानदंड प्रस्तुत नहीं कर सकते। मतलब जो ये राजनीतिक सिद्धांत इनकी व्याख्याओं के परिणाम स्वरूप आते हैं, ये प्रामाणिक मानदंड प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। इनके द्वारा जो सिद्धांत दिए गए हैं प्रामाणिक हो ही ये कोई ज़रूरी नहीं है। इसी के साथ में अब जो ये सिद्धांत इनके द्वारा दिए गए हैं जैसे प्लेटो, अरस्तु, एक्विनास, हॉब्स, लॉक, रूसो, दुनिया भर के सिद्धांत दिए गए हैं, तो इनके सिद्धांत मान्य है या अमान्य है, इसके बारे में निश्चितता से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ तक ये बात समझने के बाद में अब हम ये बताएंगे भी गौरव ग्रंथों की व्याख्या की क्या समस्या है। मतलब जैसे कि प्लेटो की रिपब्लिक है, फॉर एग्जांपल रिपब्लिक ले लेते हैं हम, ठीक है बेटा, दो ग्रंथों के नाम ले लेते हैं, रिपब्लिक और अरस्तु की पॉलिटिक्स, ठीक है। बाकी दुनिया भर के ग्रंथ हैं, एक्विनास, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो, इन सब के बारे में आप नोट कर सकते हैं सारी बातें। मैं तो के लिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे कि प्लेटो की रिपब्लिक, अरस्तु की पॉलिटिक्स है। तो इन ग्रंथों की व्याख्या करने में क्या समस्या आएगी? भाई रिपब्लिक की व्याख्या करने में क्या समस्या आएगी, पॉलिटिक्स की व्याख्या करने में क्या समस्या आएगी, मैकियावेली के द प्रिंस की व्याख्या करने में क्या समस्या आएगी, हॉब्स की लेवियाथन की व्याख्या करने में क्या समस्या आएगी, लास्की का राजनीति का व्याकरण है, ग्रामर और पॉलिटिक्स की व्याख्या में क्या समस्या आएगी। तो यहाँ मैंने दो पार्ट बनाए, इससे आप समझ जाएंगे। पहला है शब्दावली की अस्पष्टता, मतलब प्लेटो की रिपब्लिक में, अरस्तु की पॉलिटिक्स में है, मैकियावेली का द प्रिंस है, ठीक है बेटा। इसी के साथ में मैं कहूँगा हॉब्स का लेवियाथन है। तो इन ग्रंथों के अंतर्गत व्याख्या की क्या समस्या आएगी कि सबसे पहले जो समस्या वो है शब्दावली की अस्पष्टता। मतलब इन ग्रंथों के अंतर्गत जिन शब्दावलियों का प्रयोग किया गया है वो स्पष्ट नहीं है, वो अस्पष्ट हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कहेंगे सत्ता शब्द लेते हैं, अथॉरिटी, सत्ता शब्द,
तो सत्ता शब्द की बात आती है तो राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु ने अपनी रचना पॉलिटिक्स के अंतर्गत कहा है, अरस्तु कह रहे हैं कि संदर्भ के साथ सत्ता का स्वरूप भी बदल जाता है। मतलब अरस्तु ने कहा है कि राजनीति में सत्ता का जो प्रयोग किया जाता है उसका अर्थ अलग होता है, परिवार में सत्ता का प्रयोग किया जाता है अलग होता है, जैसे पिता की सत्ता है, चर्च की सत्ता है, संसद की सत्ता है। तो डेफिनेटली अरस्तु कह रहे हैं कि संदर्भ के साथ सत्ता का स्वरूप भी बदल जाता है। तो फिर सत्ता शब्दावली का अर्थ स्पष्ट कैसे करें कि सत्ता है क्या चीज़। तो यहाँ शब्दावली की अस्पष्टता है सबसे पहली समस्या, कि ग्रंथों की व्याख्या करने में पहली समस्या है कि शब्दावली की अस्पष्टता। जैसे कि सत्ता शब्द ही है, स्वामी अरस्तु ने अपनी रचना पॉलिटिक्स में लिख दिया कि संदर्भ के साथ सत्ता का स्वरूप भी बदल जाता है। कैसे? जैसे पिता की सत्ता, चर्च की सत्ता, संसद की सत्ता। तो बेटा मुझे बताइएगा, क्या पिता की सत्ता और संसद की सत्ता एक ही है? नहीं है। क्या चर्च की सत्ता, संसद की सत्ता एक ही है? नहीं है। चर्च की सत्ता की बात आती है तो ये धार्मिक क्षेत्र की तरफ संकेत कर रहा है, संसद की सत्ता की तरफ बात आती है तो ये लौकिक क्षेत्र की बात कर रहा है, पिता की सत्ता की बात आती है तो इसका चित्र परिवार हो जाता है। तो मुझे बताइएगा अब शब्दावली की अस्पष्टता हुई या नहीं? अस्पष्टता है। और सत्ता शब्द का प्रयोग तो जगह जगह धड़ल्ले से किया जाता है, जगह जगह। परिवार में सत्ता शब्द का प्रयोग किया जाता है, किसी संस्था विशेष में सत्ता शब्द का प्रयोग किया जाता है, किसी दल विशेष में सत्ता शब्द का प्रयोग किया जाता है ना, किसी मैं कहूँगा समूह विशेष में सत्ता शब्द का प्रयोग किया जाता है, किसी जाति समुदाय के अंतर्गत सत्ता शब्द का प्रयोग किया जाता है, किसी समाज विशेष के अंतर्गत सत्ता शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो शब्दावली की अस्पष्टता जो है गौरव ग्रंथों की व्याख्या की सबसे महत्वपूर्ण समस्या है। और उदाहरण देते हैं, जैसे प्लेटो और अरस्तु हैं। भाई प्लेटो राजनीति दर्शन के जनक हैं, राजनीति सिद्धांत के जनक है, अरस्तु राजनीति विज्ञान के जनक है। तो प्लेटो और अरस्तु, प्लेटो की रिपब्लिक, अरस्तु की पॉलिटिक्स। तो प्लेटो और अरस्तु ने, जैसे शब्दावली का स्पष्टता की बात आ रही है, तो प्लेटो और अरस्तु ने जब राज्य शब्द का प्रयोग किया तो राज्य शब्द का प्रयोग किया है तो ये नगर राज्य के रूप में ही किया है। अब आप देखिएगा शब्दावली की स्पष्टता होगी ना, इन्होंने राज्य शब्द का प्रयोग किया, राज्य शब्द का प्रयोग आज भी किया जाता है, लेकिन प्लेटो और अरस्तु ने राज्य शब्द का प्रयोग किया तो वह केवल सिटी स्टेट नगर राज्य के रूप में किया है, बस नगर राज्य, ना कि राष्ट्र राज्य। जबकि आज राष्ट्र राज्य शब्दावली का प्रयोग किया जाता है राज्य के रूप में। मतलब आज राष्ट्र राज्य शब्दावली का प्रयोग किया जा रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि राज्य के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है। अब आप देखिएगा प्लेटो और अरस्तु ने राज्य शब्द का प्रयोग किया लेकिन नगर राज्य के लिए किया, आज राष्ट्र राज्य का प्रयोग किया जाता है, राज्य के लिए किया जाता है। तो आप देखिएगा शब्दावली की स्पष्टता होगी। ठीक है, और समझते हैं बेटा। अरस्तु ने ज्ञान के 2 स्तर बताए हैं, जैसे उच्च स्तर जिसमें सिद्धांतों की बात की है कि उच्च स्तर के अंतर्गत सिद्धांत आएंगे और सिद्धांत अपने आप में साध्य होते हैं, सिद्धांत अपने आप में साध्य होते हैं, लक्ष्य है, गंतव्य है। और निम्न स्तर है ज्ञान का, निम्न स्तर ये व्यवहार आएगा। मतलब उच्च स्तर सिद्धांत है, निम्न स्तर व्यवहार है, सिद्धांत और व्यवहार। तो व्यवहार अपने आप में साधन है, मतलब साध्य सिद्धांत को बताया और व्यवहार को किसने? साधन बताया। किसने? अरस्तु ने। अब जरा तुलना कीजिएगा। अब कार्ल मार्क्स ने कहा कि सिद्धांत और व्यवहार ये दोनों जो है, इन दोनों में जो द्वंद्व बताया है अरस्तु ने, मार्क्स कह रहा है कि सिद्धांत और व्यवहार के द्वंद्व से ऊपर उठना जरूरी है। मतलब कार्ल मार्क्स ने कह रहा है कि सिद्धांत और व्यवहार में कोई द्वंद्व नहीं है, जबकि अरस्तु ने सिद्धांत और व्यवहार में द्वंद्व बता दिया, एक को साधन एक को साध्य। जबकि कार्ल मार्क्स कह रहा है कि सिद्धांत और व्यवहार एक ही बात है। मतलब कार्ल मार्क्स कह रहा है कि सिद्धांत से व्यवहार बनता है और व्यवहार से सिद्धांत बनता है। जरा देखिएगा, सिद्धांत से व्यवहार, व्यवहार से सिद्धांत, सिद्धांतों को व्यवहार में अपनाया जाता है और व्यवहार से सिद्धांत बनते हैं, ये कार्ल मार्क्स कह रहे हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि ये शब्दावली की अस्पष्टता है। एक बात और, कार्ल मार्क्स सृष्टि का मूल तत्व जड़ को मानते हैं, जड़वाद, और हेगल सृष्टि का मूल तत्व चेतना को मानते हैं। मतलब सृष्टि के 2 ही मूल तत्व माने गए हैं, जड़ और चेतन। पश्चिम की बात है ये, जड़ और चेतन। भारत के अंतर्गत तो जड़ और चेतन को मतलब ये मान करके कहा गया है कि भी जड़ के बिना चेतन नहीं और चेतन के बिना जड़ नहीं। मतलब जड़ और चेतना सृष्टि के ये दोनों जो निर्माणक तत्व हैं जरूरी हैं, जबकि पश्चिम में अलग अलग बात कही गई है। जैसे कार्ल मार्क्स कह रहे हैं कि भाई सृष्टि का मूल तत्व जड़ है, जड़वाद है, भौतिकवाद है, पदार्थ है। जबकि हीगल या हेगेल सृष्टि का मूल तत्व चेतना को बताते हैं। किसको बताते हैं? चेतना को बताते हैं। हाँ, इन्होंने इसका जो विकास क्रम बताया है वो 3 ही स्टेप बताए हैं, वाद,
प्रतिवाद और संवाद, वाद प्रतिवाद और संवाद। ये मैंने कार्ल मार्क्स के ऊपर कितने लेक्चर अपलोड कर दिए, वहाँ पर आप देख सकते हैं। हीगल बचा हुआ है, हीगल को मैं आपको समझा दूंगा, बस इतना ही पर्याप्त है यहाँ पर, क्योंकि हमें तो यहाँ केवल ये समझना है कि भाई गौरव ग्रंथ जो हैं इनकी व्याख्या में क्या समस्या आती है। तो पहली समस्या आती है शब्दावली की अस्पष्टता, कि जिन शब्दों का प्रयोग इन ग्रंथों में किया जाता है उन शब्दों का अर्थ स्पष्ट नहीं है, बस ये ध्यान रखना है। तो यहाँ हमें इनका अध्ययन करते समय ध्यान रखना है कि शब्दावली का अर्थ वाकई क्या है, विद्वान विशेष ने क्या बताया और आज हम उसका क्या अर्थ ले रहे हैं, ये थोड़ा सा समस्या जरूर आएगी। दूसरा है शब्द संरचना से अर्थ संरचना की ओर। गौरव ग्रंथों की व्याख्या करने में, जैसे रिपब्लिक और पॉलिटिक्स है, ये गौरव ग्रंथ हैं, तो इनकी व्याख्या करने में दूसरी समस्या आएगी क्या, शब्द संरचना से अर्थ संरचना। मतलब जिस शब्द का ये प्रयोग करते हैं वो शब्द का अर्थ क्या है, यहाँ मूल बात ये देखी जाएगी। शब्द संरचना से अर्थ संरचना कैसे, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ। प्लेटो है, जैसे प्लेटो ने वर्ग शब्द का प्रयोग किया अपनी रचना रिपब्लिक में, और वर्ग शब्द का प्रयोग करते हैं इन्होंने मानव स्वभाव के आधार पर 3 वर्ग बताए, दार्शनिक, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग, उत्पादक वर्ग। मतलब प्लेटो ने कहा कि मानव आत्मा के 3 तत्व हैं, विवेक, साहस, तृष्णा। विवेक से दार्शनिक शासक वर्ग, साहस से सैनिक वर्ग, तृष्णा क्षुधा या भूख से उत्पादक वर्ग। तो यहाँ पर जो प्लेटो है, प्लेटो 3 वर्ग बता रहे हैं, दार्शनिक शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। किसके आधार पर, स्वभाव के आधार पर, मानव की प्रकृति के आधार पर, मानव की योग्यता के आधार पर। अब देखिएगा, वर्ग शब्द का प्रयोग प्लेटो स्वभाव के रूप में कर रहे हैं, मानव प्रकृति के रूप में कर रहे हैं। अब मार्क्स ने भी वर्ग शब्द का प्रयोग किया है, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत भी दिया है, वर्ग शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन किस रूप में किया है। आप देखिएगा, शब्दावली शब्द वर्ग ही है। प्लेटो ने वर्ग शब्द का प्रयोग किया है, मार्क्स ने वर्ग शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन डिफरेंस, प्लेटो वर्ग शब्दावली का प्रयोग मानव स्वभाव, मानव प्रकृति के रूप में कर रहे हैं, और 3 वर्ग बता दिए इन्होंने, दार्शनिक, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग, उत्पादक वर्ग। नहीं है जैसा प्लेटो ने कहा कि दार्शनिक, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग के ऊपर साम्यवाद का सिद्धांत लागू होगा। मतलब दार्शनिक, शासक वर्ग और सैनिक वर्ग कंचन और कामनी से दूर रहेंगे, मतलब स्थायी रूप में विवाह नहीं करेंगे और संपत्ति भी नहीं रखेंगे, संपत्ति को हाथ तक नहीं लगा पाएंगे। जबकि उत्पादक वर्ग स्थायी रूप में विवाह करेगा और जो है संपत्ति भी रख सकता है। तो ये साम्यवाद का सिद्धांत दिया इन्होंने। खैर छोड़िएगा इसको। मार्क्स ने भी वर्ग शब्द का प्रयोग किया, लेकिन किस रूप में किया है, इन्होंने उत्पादन साधनों के रूप में किया है, उत्पादन साधनों के रूप में। मतलब उत्पादन के साधनों के ऊपर किसका स्वामित्व है, इसके आधार पर इन्होंने बताया। कैसे, जैसे हम 3 वर्गों की बात कर रहे हैं। सबसे पहले 3 नंबर 1 दास प्रथा प्रणाली। दास प्रथा प्रणाली के अंतर्गत मार्क्स ने 2 वर्ग बताए हैं, स्वामी और दास। स्वामी वो हैं जो उत्पादन के साधनों के मालिक होंगे, दास इनके पास कोई उत्पादन का साधन नहीं होगा, स्वामी के अधीन होंगे। सामंतवाद के अंतर्गत 2 वर्ग बताए हैं, जमींदार और किसान। जमींदार और किसान, जमींदार जमीन के मालिक होंगे, जबकि किसान यहाँ पर जो है इन जमींदारों के अधीन खेती का कार्य करेंगे। पूंजीवाद में भी 2 वर्ग बताए हैं, पूंजीपति वर्ग और कामगार वर्ग। कामगार वर्ग या श्रमिक वर्ग, है ना। मार्क्स ने अपने शब्दों में इसको जो है बुर्जुआ वर्ग कहा है, इसको सर्वहारा वर्ग कहा है। मतलब पूंजीपति को बुर्जुआ वर्ग कहा है और कामगार या श्रमिक को सर्वहारा वर्ग कहा है। बुर्जुआ सर्वहारा, ये ध्यान रखना है, इसको बुर्जुआ पूंजीपति को और कामगार को सर्वहारा। मार्क्स की शब्दावली में है ये आपको ध्यान में रखना है। तो कहने का मतलब यहाँ ये हो गया कि शब्द संरचना से अर्थ संरचना की ओर जाने में दिक्कत आती है। मतलब वर्ग शब्द का प्रयोग प्लेटो ने भी किया, मार्क्स ने किया, लेकिन यहाँ पर वर्ग, ये जो वर्ग शब्द है ये शब्द संरचना है, लेकिन अर्थ कुछ अलग है। प्लेटो ने इसका अर्थ अलग बताया, कार्ल मार्क्स ने इसका अर्थ अलग बनाया है। लेकिन वैसे देखा जाए तो कार्ल मार्क्स ने ये केवल 3 ही स्तर नहीं बताए हैं, बल्कि 6 स्तर बताए हैं। कार्ल मार्क्स ने कहा है, क्या कहा है, कि जो प्रथम स्तर होगा वह आदिम साम्यवाद का युग होगा। दूसरा जो युग होगा बेटा वो कौन सा होगा, दास प्रथा प्रणाली होगा। तीसरा कौन सा होगा, सामंतवाद। चौथा कौन सा होगा, पूंजीवाद। और 5वां कौन सा होगा, सर्वहारा वर्ग का अधिनायक तंत्र। और छठा कौन सा होगा, साम्यवादी अवस्था, जिसके अंतर्गत ना राज्य होंगे ना वर्ग होंगे। जिससे कि कार्ल मार्क्स ने राज्य विहीन और वर्ग विहीन समाज का है कि इस समाज में ना राज्य होगा ना वर्ग होगा। तो मैंने लिख भी दिया है, वैसे स्तर इन्होंने 6 बताए हैं कार्ल मार्क्स ने। लेकिन चूंकि यहाँ हम वर्ग शब्द की बात कर रहे हैं केवल, इसलिए मैंने 3 की चर्चा की है। क्यों, क्योंकि आदिम साम्यवाद युग में जो कि पहली अवस्था है, इसमें
जो है कोई वर्ग संघर्ष ही नहीं है, वर्ग संघर्ष नहीं तो राज्य की जरूरत नहीं है। दूसरी अवस्था है वर्ग संघर्ष शुरू हो जाता है तो इसमें 2 वर्ग हो जाते हैं, स्वामी और दास। तीसरे में भी 2 वर्ग है, जमींदार किसान। चौथे में भी 2 वर्ग है, पूंजीपति और कामगार। फिर 5वें स्तर पर आता है सर्वहारा वर्ग का, सर्वहारा वर्ग का अधिनायक तंत्र। सर्वहारा का मतलब है कामगार या श्रमिक का अधिनायक तंत्र होगा, उनके हाथों में पूर्ण रूप में सत्ता होगी और पूंजीपतियों का धीरे धीरे सफाया किया जाएगा। उसके बाद में क्या होगा, कोई वर्ग भेद नहीं होगा, यहाँ पर किसी भी रूप में 2 वर्ग नहीं होंगे, सब एक जैसे हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पर कोई वर्ग संघर्ष नहीं होगा। किस में? साम्यवादी अवस्था में कोई वर्ग संघर्ष नहीं होगा। वर्ग संघर्ष नहीं होगा तो राज्य की जरूरत नहीं होगी। इसलिए मार्क्स ने कहा कि अंतिम छठी अवस्था जो होगी वो वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज की अवस्था होगी, जिससे कि साम्यवादी अवस्था की संज्ञा दी है कार्ल मार्क्स ने। बस इतना पर्याप्त है। अब आगे, जैसे जैसे सामाजिक चेतना विकसित होगी वैसे वैसे ग्रंथों की व्याख्या में नए आयाम जुड़ते चले जाएंगे। जरा ध्यान दें, जैसे जैसे सामाजिक चेतना विकसित होगी वैसे वैसे ग्रंथों की व्याख्या में नए आयाम जुड़ते जाएंगे। मतलब जैसे जैसे सामाजिक चेतना विकसित होगी वैसे वैसे इन गौरवमयी ग्रंथों की व्याख्या में नए आयाम जुड़ते जाएंगे। जैसे कि प्लेटो की रिपब्लिक में नए आयाम जुड़ते जा रहे हैं, पॉलिटिक्स में नए आयाम जुड़ते जा रहे हैं, मैकियावेली के द प्रिंस में नए आयाम जुड़ते जा रहे हैं, हाब्स के लेवियाथन में नए आयाम जुड़ते जा रहे हैं। कैसे समझें? जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक एग्जाम्पल दूंगा मैं केवल यहाँ समझने के लिए, आप समझ जाएंगे कि नए आयाम कैसे जुड़ रहे हैं। जैसे प्लेटो ने योग्यता की दृष्टि से स्त्री पुरुष को समान माना है, अर्थात प्लेटो ने अपनी रचना रिपब्लिक में साफ कहा है कि योग्यता की दृष्टि से स्त्री और पुरुष बिल्कुल समान है, किसी भी दृष्टि से इनमें कोई अंतर नहीं है। इसलिए प्लेटो ने कहा कि जो कार्य पुरुष कर सकता है वह कार्य महिला भी कर सकती है। इसलिए योग्यता की दृष्टि से स्त्री और पुरुष में कोई अंतर नहीं है, स्त्री और पुरुष पूर्णतः समान है। तो ये तो प्लेटो ने कहा। अब प्लेटो के शिष्य अरस्तु ने इसका खंडन कर दिया और कहा कि नहीं भाई ये बात गलत है, स्त्री और पुरुष के अंतर्गत योग्यता की दृष्टि से जो है अंतर होता है। क्योंकि अरस्तु कह रहे हैं कि जो महिला होती है वो पारिवारिक कार्यों में कामकाज में निपुण होती है, जबकि पुरुष इतना निपुण नहीं होता है, और इसमें सच्चाई भी है। नेक्स्ट, अब प्लेटो आ गया नंबर 1 पे, 2 पर अरस्तु ने खंडन कर दिया। फिर आज की बात लेते हैं, वर्तमान समय में आज नारीवाद है, नारीवादी आंदोलन चलाना हुआ है। क्या नारीवादी आंदोलन चला हुआ है? तो नारीवाद के जो भी समर्थक विद्वान हैं वो कह रहे हैं क्या कि स्त्री और पुरुष समान होते हैं। जी.एस. मिल ने भी ये बात की, जॉन स्टुअर्ट मिल ने, कि भाई इनमें जो है पूर्णतया समानता है। तो डेफिनेटली आज जब नारीवाद का हम अध्ययन करेंगे तो हम ये कहेंगे कि आज नारीवाद स्त्री और पुरुष की समानता की बात करता है। तो इसका मतलब नारीवादी प्लेटो की योग्यता की दृष्टि से स्त्री और पुरुष की समानता की बात कर रहे हैं, मतलब प्लेटो की बात को स्वीकार कर रहे हैं। तो कुल मिला के यही होगा कि जैसे जैसे सामाजिक चेतना विकसित होगी वैसे वैसे ग्रंथों की व्याख्या में नए आयाम जुड़ते जाएंगे। तो आज नारीवादी प्लेटो की बात को स्वीकार कर रहे हैं कि स्त्री और पुरुष में समानता होती है, जबकि प्लेटो के शिष्य अरस्तु ने इसका खंडन कर दिया था। तो यही तो नया आयाम है। आज के दौर में कहा जाता है कि स्त्री और पुरुष समान, और आप स्वयं देखिएगा स्त्री पुरुष में समानता की बात की जाती है। सभी देशों की सरकार ने किसी न किसी रूप में स्त्री और पुरुष की समानता के लिए कानून भी बना रहे हैं। ठीक है बेटा, आप 2 वाक्यांश लेंगे हम। क्या? अरस्तु ने कहा है कि राज्य मनुष्य का पूर्वगामी है। अब ज़रा समझें, राज्य मनुष्य का पूर्वगामी है। अब इसकी व्याख्या की समस्या आ रही है क्या कि राज्य मनुष्य का पूर्वगामी है। इसका मतलब है कि राज्य मनुष्य से पहले का है, मतलब राज्य का जन्म पहले हुआ है, मनुष्य का बाद में। नहीं, अरस्तु का कहना ये नहीं है। अरस्तु का कहना ये है कि जैसे ही हम ये बोलते हैं क्या कि ये मनुष्य है, ये व्यक्ति है, तो मनुष्य शब्दावली का प्रयोग करते ही हमारे सामने मनुष्य का पूर्ण रूप सामने आता है, ना कि मनुष्य के हाथ पैर। ऐसे ही जब हम मनुष्य शब्दावली का प्रयोग करते हैं तो मनुष्य का स्मरण करते ही हमें राज्य का स्मरण हो आता है। क्योंकि स्वयं अरस्तु ने भी कहा है कि मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी है, मनुष्य स्वभाव से एक सामाजिक प्राणी है। इसका मतलब उपयोगिता की दृष्टि से, पूर्णता की दृष्टि से मनुष्य से पहले राज्य है। मतलब अरस्तु कह रहे कि पूर्णता पहले आती है, भाग बाद में आते हैं। जैसे मानव शरीर है तो इसका पूर्णता पहले आएगी, इसके भाग पार्ट बाद में आएंगे। मनुष्य की बात करते तो हम ये कहेंगे कि भी मनुष्य का ये हाथ है, बस ये अपने आप में पूर्ण है, नहीं, पूरा शरीर अपने आप में पूर्ण है। ऐसे ही
यहाँ पर राज्य अपने आप में पूर्ण है, तो अरस्तु कह रहे हैं कि खंड से भाग से पहले पूर्णता आती है। इसलिए मनुष्य अपने आप में एक अंग है, एक भाग है, एक खंड है, जबकि राज्य अपने आप में पूर्ण है। इसलिए अंग से, खंड से, भाग से पहले पूर्णता आती है। तो इस रूप में इन्होंने कहा है कि राज्य मनुष्य से पहले का है, राज्य मनुष्य का पूर्वगामी है। दूसरी बात, रूसो, जीन जैक्स रूसो कह रहे हैं कि मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए विवश किया जा सकता है। इसका क्या मतलब है? रूसो का कहना है कि मनुष्य जो भी कार्य करना चाहे उस कार्य को करने की आज़ादी हो, ये स्वतंत्रता नहीं है। नहीं, मनुष्य उस कार्य को करे जिस कार्य को करने से उसका हित हो, जिस कार्य को करने से स्वयं मनुष्य का हित हो। अगर उस काम को मनुष्य नहीं करता है और उसके विपरीत काम करता है, तो ऐसी स्थिति में मनुष्य को उसके हित के लिए विवश किया जा सकता है। ये नहीं है कि कोई भी काम करने की आज़ादी हो। फॉर एग्जांपल, जैसे कहूँगा मैं, रूसो की इस व्याख्या को स्पष्ट करते हुए, मान लीजिएगा मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ से लेकर के और 100 फुट तक पुल बना हुआ है और इसके ऊपर से मैं बाइक से गुजर रहा हूँ। आगे पुलिस वाला खड़ा हुआ है 50 फुट के ऊपर और लगभग 80 फुट के ऊपर पुल टूटा हुआ है। पुलिस वाले ने कहा कि ठहरिए, आगे मत जाइएगा, पुल टूटा हुआ है। तो फिर मैं ये कह दूँ कि नहीं, मैं स्वतंत्र हूँ, मैं तो आगे जाऊँगा? नहीं। तो इसका मतलब ये कि मेरे हित की बात की जा रही है कि आप आगे जाएंगे तो पुल टूटा हुआ है, नीचे गिर जाएंगे तो आप मर जाएंगे, और मरना आपकी इच्छा नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको स्वतंत्र होने के लिए विवश किया जा रहा है। क्योंकि आपकी इच्छा क्या है? जीने की इच्छा। तो आपको जीने की जो इच्छा है, इसके लिए विवश किया जा रहा है कि आप आगे मत जाओ, अन्यथा आप गड्ढे में गिर जाएंगे और मर जाएंगे। तो इसलिए रूसो कह रहे हैं कि मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए विवश किया जा सकता है। तो इस तरीके से दुनिया भर के वाक्यांश हैं, उन वाक्यांशों की व्याख्या करने में दुनिया भर की समस्याएं आती हैं। मुख्य समस्याएं केवल 2 ही हैं, शब्दावली की अस्पष्टता और शब्द संरचना से अर्थ संरचना। मतलब शब्द जैसे वर्ग, प्लेटो ने वर्ग शब्द का प्रयोग किया, मार्क्स ने वर्ग शब्द का प्रयोग किया, लेकिन इसका अर्थ डिफरेंस है दोनों के अंतर्गत। तो इसी तरीके से आप प्लेटो, अरस्तु, एक्विनास, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो, बेंथम, मील, ग्रीन, हीगल, लास्की, फ्रीडमैन, जॉन रॉल्स, रॉबर्ट नोजिक। तो जब हम इनकी रचनाओं का अध्ययन करेंगे तो डेफिनेटली ये 2 समस्याएं तो सामने आएंगी, शब्दावली की अस्पष्टता और शब्द संरचना से अर्थ संरचना की ओर। मतलब जो शब्द का प्रयोग इन्होंने किया है, उस शब्द का अर्थ कुछ अलग ही है, अलग अलग विद्वानों ने उसका अलग अलग अर्थ लिया है। तो आप केवल वर्ग शब्द के आधार पर देख सकते हैं कि इन शब्दों का किस रूप में जो है अलग अलग रूप में अर्थ लिया गया है। तो बेटा आप भले प्लेटो की रिपब्लिक पढ़ें, अरस्तु की पॉलिटिक्स पढ़ें, एक्विनास, संत थॉमस एक्विनास की सुम्मा थियोलोजिया पढ़ें, धर्म मीमांसा, मैकियावेली का द प्रिंस पढ़ें, हॉब्स का लेवियाथन पढ़ें, जॉन लॉक का शासन पर 2 निबंध पढ़ें, रूसो का सामाजिक अनुबंध पढ़ें, बेंथम का उपयोगितावाद पढ़ें, लास्की का ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, राजनीति का व्याकरण पढ़ें। तो डेफिनेटली इन ग्रंथों की व्याख्या करने में आपको ये 2 समस्याएं तो आएंगी। और जब तक राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों को, राजनीति दर्शन के विद्यार्थियों को ये मालूम नहीं होगा कि भाई इन ग्रंथों की व्याख्या करने में क्या क्या समस्याएँ आती हैं, तब तक वो राजनीतिक विचारकों के विचारों को गंभीरता में, गहराई में जा कर के नहीं समझ सकता। तो मुझे विश्वास है आप गौरव ग्रंथों की व्याख्या की ये दोनों समस्याएं अच्छे से समझ गए होंगे। अगला जो हमारा लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 25, वो होगा गौरव ग्रंथों के अध्ययन के उपागम। मतलब इन गौरव ग्रंथों का अध्ययन करने के उपागम कौन कौन से हैं। जब ये उपागम आप अच्छे समझ जाएंगे तो आप संपूर्ण पश्चिमी राजनीतिक विचारकों के विचारों को आसानी से, बेझिझक होकर के और गंभीरता से, गहराई से समझ सकते हैं। इसके बाद में हम गौरव ग्रंथों के अध्ययन के या इसकी व्याख्या के जो उपागम हैं उसको समझाएंगे। इसमें जितने भी उपागम हैं सब के ऊपर मैं अलग अलग से एक लेक्चर अपलोड करूंगा, क्योंकि मेरा मूल जो मकसद है वो राजनीति विज्ञान को गंभीरता से, गहराई से, स्पष्टता के साथ समझाना है। तो मुझे विश्वास है आज का लेक्चर आप अच्छे से समझ गए होंगे। यस बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच।